हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट cultural studies in English literature. Before starting with the main concept, I would like to ask you one quick question. Have you ever thought about why people like certain movies, wear certain clothes or follow certain traditions? हाँ, लोग जो हैं कुछ मूवीज़ को पसंद करते हैं, कुछ ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं या कुछ पर्टिकुलर टाइप के कपड़े पहनते हैं, जैसे कि हुआ साड़ी, सलवार कुर्ता, देन जीन्स। दिवाली को सेलिब्रेट करना, ईद को सेलिब्रेट करना, ये सब क्यों होता है? सो द ट्रुथ इज दीज चॉइसेस आर नॉट जस्ट पर्सनल, दे आर शेप्ड बाय आवर culture. Okay, this is called the culture. Now imagine the same thing with literature. सेम चीज़ जो है वो लिटरेचर के साथ भी है. अ नॉवल, अ पोम or even a play is also influenced by the culture of its time. And this is exactly where cultural studies comes in. इसे मैं आपको हिंदी में भी समझाती हूँ कि जब भी हम कोई नॉवल पढ़ते हैं या पोम या फिर कोई प्ले, तो वो जो वर्क है वो भी किसी ना किसी कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड रहता है. हो सकता है वो राइटर या फिर जो पोएट है उसके कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है, वो जिस कल्चर में पला बड़ा है उसने उसी तरीके का वर्क लिखा है. सो इफ़ यू रीड द नॉवेल्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद और द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, you will notice that their writings clearly reflect their background and culture. If you will read Premchand, so you'll understand how Indian society was during his time, its struggle, its values, and everyday life of people. And in the same way, when you read Shakespeare, you'll see the culture of Elizabethan England, the politics, the family life, and social issues of that time. So, literature in this way becomes a mirror of the culture in which it is written. So, friends, cultural studies हमें लिटरेचर को केवल आर्ट के रूप में नहीं बल्कि सोसाइटी, पॉलिटिक्स और जो एवरीडे लाइफ है उसे हमें लिटरेचर के थ्रू दिखाने में हेल्प करता है. सो व्हेन वी यूज़ कल्चरल स्टडीज़ इन इंग्लिश लिटरेचर, वी आस्क क्वेश्चंस लाइक व्हाट डज दिस बुक से अबाउट सोसाइटी एंड कल्चर, how does it show class differences like rich versus poor, how does it talk about gender, means men versus women, how does it deal with race, colonization और पॉलिटिक्स. मतलब हम कल्चरल स्टडीज़ में अगर हम कोई भी लिटरेरी वर्क को एनालाइज कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चंस हम पूछते हैं, ये सारे क्वेश्चंस का हम आंसर ढूंढते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी टेक जेन ऑस्टिन्स प्राइड एंड प्रेजुडिस, सो अ ट्रेडिशनल लिटरेरी स्टडी माइट आस्क अबाउट इट्स स्टाइल, कैरेक्टर्स एंड लैंग्वेज. मतलब अगर हम कोई ऑर्डिनरी या कॉमन लिटरेरी स्टडी में जेन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस को एनालाइज करेंगे तो हम उसमें ज़्यादातर क्या देखेंगे, उसका स्टाइल देखेंगे, कैरेक्टर्स देखेंगे या फिर लैंग्वेज देखेंगे. बट व्हेन वी यूज़ अ कल्चरल स्टडीज अप्रोच, वी वुड आस्क what does the novel show about women's role in 19th century society, or how are marriage and wealth connected in that culture, how does class and gender shape people's choice. So friends, in short, cultural studies means studying culture through literature. कल्चर को लिटरेचर के थ्रू समझना, उसे एनालाइज करना, उसको बोलते हैं कल्चरल स्टडीज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इम्पॉर्टेंट थिंकर्स हु played key role in shaping cultural studies. We can also call them the founders of cultural studies. तो सबसे पहले आते हैं रिचर्ड हॉवर्ड, who wrote the uses of literacy in 1957. In this book, he studied the lives of working class people in England. ठीक है, वर्किंग क्लास पीपल मतलब जो मिडिल क्लास लोग थे, जो मैनुअल लेबर थे, मतलब कि जो सर्विस करते थे, ये उनके लाइफ को पढ़ना शुरू किए थे, उनके लाइफ को समझना शुरू किए थे. एंड ही शोड दैट देयर कल्चर मीन्स वर्किंग क्लास पीपल्स कल्चर लाइक पॉपुलर सॉन्ग, magazines and habits was valuable and deserved serious study. This was the starting point for cultural studies. Then in 1960s, Raymond Williams added to this idea. He said, culture is ordinary. Culture क्या है? Ordinary है. ऐसा किसने कहा? रेमंड विलियम्स ने. So by this he meant that culture is not just great art or great literature or music. It also includes everyday life. ठीक है, जो ऑर्डिनरी लाइफ है वो हमारे कल्चर का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है. सो ऑर्डिनरी लाइफ, स्पीच, television and popular practices are the important part of our culture.
and he helped to break the division between high culture and पॉपुलर कल्चर. हाई कल्चर में क्या आ सकता है, शेक्सपियर या फिर जो ओपेरा वगैरह होता है उसको हाई कल्चर में माना जाता है, और पॉप सॉन्ग्स, कॉमिक्स, ये सब जो है वो पॉपुलर कल्चर में आता है. तो रेमंड विलियम्स का यही कहना था कि जो पॉपुलर कल्चर है उसे भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसे भी समझना ज़रूरी है. देन इन 1964 रिचर्ड हॉगर्ट फाउंडेड बर्मिंघम सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज़, जिसे शॉर्ट में CCCS कहा जाता है, at University of Birmingham, and this center became the heart of cultural studies research. It studied how culture, media and society are connected with each other. तो मीडिया, कल्चर और सोसाइटी कैसे कनेक्टेड है? तो देखो, मीडिया क्या दिखाती है? कल्चर दिखाती है. कैसे दिखाती है? टीवी सीरियल्स के थ्रू, मूवीज़ के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, पेपर के थ्रू. मीडिया हमें बताती है कि फैमिलीज कैसे दिखती है, मैन कैसे ड्रेसअप करते हैं, विमेन कैसे बिहेव करती है, क्या चीज़ को हमें कंसीडर करना चाहिए, किस चीज़ पर हमें गुस्सा आना चाहिए. ये सारी चीज़ें ना हमें मीडिया से पता चलता है. और दूसरी तरफ देखा जाए तो कल्चर शेप्स मीडिया, मीन्स मीडिया प्रोड्यूसर्स लाइक राइटर्स, फिल्म मेकर्स, एडवर्टाइजर्स, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर अराउंड देम and they create stories that reflect the values, fears and dreams of society. And now society. Society is shaped by both media as well as culture. See, when we watch the same movies, follow the same trends or believe in the same values, it affects how we behave in society. जैसे कि एड में अगर दिखाते हैं कि फेयर स्किन इज़ ऑलवेज ब्यूटीफुल, ओके, फेयर एंड लवली वगैरह ये सब जब दिखाते हैं तो इससे क्या पता चलता है कि जो गोरे लोग होते हैं वो ही सुंदर रहते हैं. और फिर इससे धीरे धीरे सोसाइटी जो है वो ये सोचने लग जाती है, वो बिलीव करने लग जाती है कि जो सुंदरता है वो फेयर स्किन में ही है. सो इन शॉर्ट, कल्चर गिव्स कंटेंट टू मीडिया, मीडिया स्प्रेड्स कल्चर वाइडली एंड टुगेदर दे शेप द वे सोसाइटी थिंक्स एंड बिहेव्स. आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो. Then Stuart Hall became the director of CCCS in 1970s. He developed many important ideas such as how media creates meaning, how identity is shaped, and how power works through hegemony. अब ये जो टर्म है hegemony, वो बहुत ही important टर्म है, पहले उसे समझते हैं. So the word hegemony comes from Italian thinker Antonio Gramsci. It means a special kind of power. नॉर्मली व्हेन वी थिंक अबाउट पावर वी इमेजिन फोर्स. ठीक है, जब हम नॉर्मली कोई पावर के बारे में सोचते हैं तो हमको लगता है कुछ फोर्स है जो हमें ज़बरदस्ती काम करने पे मजबूर करता है, उसी को पावर बोलते हैं, जो पुलिस के पास होता है, आर्मी के पास होता है, या फिर कोई स्ट्रिक्ट रूल्स. लेकिन जो ग्रैम्स्की ने कहा कि रियल पावर ये नहीं है, रियल पावर ज़्यादातर इनविजिबल होता है. ओके, ही सेड दैट द रियल पावर इज़ often invisible. It works not through force but through common sense. तो हेजेमनी में क्या होता है, जो पावरफुल लोग होते हैं, जो पावरफुल ग्रुप होता है, वो अपने आइडियाज़ को, अपने वैल्यूज़ को एकदम नेचुरल तरीके से प्रेजेंट करते हैं. वो एकदम ही नॉर्मल, एकदम ही ऑब्वियस लगता है कि सारे लोग उसे ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं. उनको पता ही नहीं चलता है कि वो रूल्स, वो रेगुलेशन उनके ऊपर थोपा जा रहा है. ठीक है, वो आइडियाज़ को, वो रूल्स को लोग बिना किसी क्वेश्चन के एक्सेप्ट कर लेते हैं. अब ये पावरफुल लोग कोई भी हो सकता है. अब देखिए, मीडिया की बात करते हैं. जब हम कोई सीरियल देखते हैं, सास बहू टाइप की कोई भी सीरियल देखते हैं, वहाँ पे बहू को एकदम अच्छे से प्रेजेंट किया जाता है. जो होम मेकर है, मतलब एक सुपर वुमेन की तरह उसको प्रेजेंट किया जाता है. वो घर का सारा काम कर लेती है, बच्चे संभाल लेती है, एकदम अच्छी रहती है, स्माइल करती रहती है. तो वो एक आइडियल बहू है. ठीक है, और उससे थोड़ा सा भी कोई अगर हटके है तो वो बुरी है. जो अपने बारे में सोचती हो या फिर अपने आप को प्रायोरिटी देती हो, तो ऐसी औरतें अच्छी नहीं है. ये एक माइंडसेट बन गया है. तो वैसे ही मेन के लिए है कि मेन बहुत स्ट्रांग होते हैं, उन्हें रोना नहीं चाहिए. क्यों नहीं रोना चाहिए? वो इंसान है, एक इमोशन है, वो भी बाहर आना चाहिए. क्यों नहीं रोना चाहिए? तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें कोई फोर्स नहीं करता. ये हमारा एक बिलीव है और ये हमने बहुत पहले से एक्सेप्ट कर लिया है बिना किसी फोर्स. तो इसी को क्या कहते हैं? हेजेमनी. सो फ्रेंड्स, इन द सेम वे इन colonial times, the British often showed their culture as superior and Indian culture as backward. So many people started to accept this idea without force. It became a common sense. So why hegemony is important in cultural studies?
because it helps us to understand how culture, media and literature can quietly support the power of certain groups while making it seems natural. तो hegemony को हम एक शॉर्ट में अगर समझे तो क्या बोल सकते हैं, साइलेंट पावर. सो अंडर स्टुअर्ट हॉल लीडरशिप कल्चरल स्टडीज बिकेम फेमस वर्ल्ड वाइड. He also studied how race, gender and class are represented in media. So friends, when we apply this approach in English literature, cultural studies approach in English literature, it changes the way we read. Okay, we no longer accept the stories as they are. In fact, we ask questions like what is the hidden message, who benefits from this story, whose voices are missing. So cultural studies shows us that culture and power are connected. It gives us the tools to question and even change the world we live in. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही. आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.